अभी तक के भाषण चुनावों में जो होते रहे और आज से ये नया चुनाव का दौर जो शुरू हुआ है, इसमें जो भाषण है इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं दोनों भाषणों के मैंने अंश सुने हैं। वहाँ जम्मू का भी सुना और कुरुक्षेत्र का भी सुना है। मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं कुछ अंश ही सुन पाया, तो आप बता सकते हैं। धारा 370 को लगाने का जो उन्होंने जिसको क्लेम किया कि उसके कारण इतना परिवर्तन हुआ, क्या उसका प्रधानमंत्री ने कोई उल्लेख किया क्या? जो पूरे देश में 370 कर रहे हैं और चुनाव में आंकड़ा पेश किया 370 का, जिस जमीन पर खड़े थे वहां 370 का कोई जिक्र किया क्या? आप बता सकते हैं, मैं पूरा नहीं सुन पाया। मेरी जानकारी में नहीं किया कि उसको लेकर कोई उन्होंने दावा किया हो कि हमने ये किया था, 370 के कारण ये हो गया। 3 तलाक को लेकर कुछ किया क्या पूरे देश में? वो इस तरह का दावा करते हैं और इतनी बड़ी साइजेबल पॉपुलेशन है मुस्लिमों की वहाँ। पुलवामा को लेकर कुछ किया क्या? क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये कितने सालों के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, इस बीच में क्या क्या हो गया। सत्यपाल मलिक ने जो आरोप लगाए भ्रष्टाचार के, सरकार पर लगाए, मोदी जी से जो बात हुई फोन पर, जो मोदी जी ने उनको कहा तुम चुप रहो, वो कोई उसका कोई जिक्र किया क्या कि पुलवामा कैसे हो गया? बाहर के लोगों को घाटी में बसाने का जो प्रयोग था उसका क्या हुआ? क्या मोदी जी ने कुछ दावा किया क्या? पंडितों के पुनर्वास का क्या हुआ? ये इतने सवाल हैं जो वो देश के बाहर करते हैं, विदेशों में जाते हैं तो करते हैं। क्या इनके बारे में कोई बात कही क्या उन्होंने, कि एक भी बात कही हो? तो उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने जो कहा, 3 परिवारों के बारे में कहा, पीडीपी के बारे में कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में कहा और कांग्रेस के बारे में कहा। उन्होंने चौथे परिवार के बारे में नहीं कहा, जो वहाँ के गवर्नर साहब का परिवार है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का, मनोज जी का, उनके बारे में नहीं कहा। संघ परिवार के बारे में नहीं कहा, मतलब वो भी एक परिवार ही है, संघ परिवार भी है। और वो राम माधव जिनके बारे में आरोप लगाया था सत्यपाल मलिक ने, वही संघ परिवार की तरफ से जम्मू कश्मीर का चुनाव देख रहे हैं। तो उस चौथे परिवार के बारे में भी नहीं कहा, 5वें परिवार के बारे में भी नहीं कहा। 4 दिन बाद चुनाव है, पहले फेज का चुनाव है वहां। और पहले फेज में घाटी में आपने अगर देखा हो या आपने भी बताया है, कैंडिडेट्स नहीं है इनके पास खड़े करने को, इन्होंने खड़े नहीं किए। इनकी पूरी जो ताकत है वो जो इंडिपेंडेंट्स हैं, जिनको फर्जी कैंडिडेट के तौर पर इन्होंने डमी कैंडिडेट्स के तौर पर खड़ा किया है, वो कैंडिडेट्स हैं जिनके दम पर ये घाटी में, मतलब जो प्रॉक्सी इलेक्शन जिसको कहते हैं, वो लड़ना चाहते हैं। प्रधानमंत्री एक फॉर्मेलिटी के लिए राजीव जी आए हैं चुनाव में, वो चुनाव से अपने आप को विड्रॉ कर चुके हैं। आप देखेंगे कि हरियाणा में ये जो कुरुक्षेत्र की सभा है, इसके बाद हरियाणा में पीएम का प्रोग्राम क्या है? अगर आपके पास हो तो आप दर्शकों को बताइए कि कहीं जाने वाले हैं क्या? वो कहीं नहीं जाएंगे। अभी तक कुछ नहीं है। नहीं जाएंगे नहीं, क्योंकि वो जी। हरियाणा कुरुक्षेत्र गए हैं। वहाँ वो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं सैनी साहब, उनका इलाका है। जिंदल साहब का इलाका है, नवीन जिंदल का, जिनकी मां को टिकट मना किया गया और वो हिसार से निर्दलीय खड़ी हो रही हैं। उन्होंने किसी चीज की चर्चा नहीं की। राजीव जी, 30% पॉपुलेशन है शेड्यूल कास्ट की हरियाणा में, 30%। जी।
मैं शेड्यूल कास्ट की बात कर रहा हूं। जी। और वो डरी हुई है। क्यों डरी हुई है? ये आरक्षण की बात प्रधानमंत्री क्यों कर रहे हैं? इस 30% के मन में बैठ गया है कि लोकसभा चुनाव के दौरान जो इन्होंने कहा था कि हमें 400 सीटें इसलिए चाहिए कि हम संविधान को बदलना चाहते हैं, उन लोगों के मन में बैठ गया है कि ये आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री एपोलोजेटिक हैं कि वो जो किया गया, वो जो लल्लू सिंह ने जो कहा, या मिर्धा ने जो कहा, या अरुण गोविल ने जो कहा, या हेगड़े ने जो कहा कि क्यों चाहिए, और रिजर्वेशन को लेके आरएसएस जो बार बार कह रहा है, अभी तक कह रहा है, या वर्ण व्यवस्था को लेकर जो कह रहे हैं भागवत साहब, या आरएसएस कह रहा है, वर्ण व्यवस्था को डिफेंड कर रहे हैं। वो दलितों को, वो ये कह रहे हैं कि दलित जो अपना काम करते हैं मेला ढोने का, उनको वही करना चाहिए। वो उनका ये कहना है कि अगर शूद्र अपना काम छोड़ देंगे तो समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी। तो ये जो पूरा का पूरा मामला है, डरी हुई है बीजेपी। आप देख रहे हैं पीएम आक्रमण नहीं कर रहे हैं, सफाई दे रहे हैं। हमेशा वो आक्रामक होते हैं, आपने देखा कि वो आक्रामक नहीं है। वो आरक्षण पर सफाई दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जब तक मैं हूं, मैं ये नहीं होने दूंगा, मैं आरक्षण समाप्त नहीं होगा। बाबा साहब अम्बेडकर का जिक्र कर रहे हैं। तो दिक्कत क्या है कि ये जो बीजेपी है, ये इस समय गहरे संकट में है। और ये जो हमारे माननीय रिहा हुए हैं जमानत पर, आम आदमी पार्टी के शिखर पुरुष, ये अब क्या गुल खिलाते हैं वहां हरियाणा में। क्योंकि ये भी अगर हुआ तो जो मैं देख रहा हूं, जो मैं कह भी रहा हूं, कि ये भारतीय जनता पार्टी को मदद करने के लिए पहुंचे हैं। अगर आंकड़े मिलान करें 2024 के और 2019 के लोकसभा के, तो आपको फर्क समझ में आ जाएगा कि 2019 में आम आदमी पार्टी अकेले लड़ी थी तो वोटों का कितना डिवीजन हुआ था, और 2024 में जो लड़ी है साथ में कांग्रेस के, तो वोटों का डिवीजन कितना नहीं हुआ, और कांग्रेस को कितना एज मिला, कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी। मुझे जो एकमात्र खतरा लगता है वो ये लगता है कि एक तो ये जो लड़ रहे हैं अलग से, और एक जो जननायक जनता पार्टी का, वो आजाद साहब की पार्टी के साथ जो समझौता हुआ है सीटों का, दलित वोटों को कॉर्नर करने के लिए सारी सीटों पर, वो मुझे थोड़ा सा खतरे की घंटी, या तो कांग्रेस के लिए चुनौतियां बहुत बढ़ गई हैं। और कांग्रेस ने अगर मिलकर चुनाव नहीं लड़ा, और अगर एक एक सीट पर, अब तो खैर अब बचा नहीं, वो तो काफी सीटें तो हो गई हैं, इसलिए कुछ सीटों को लेकर तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है। पर राहुल गांधी को मोर्चा संभालना पड़ेगा हरियाणा में। जम्मू कश्मीर में चिंता नहीं है। उन्होंने जो कश्मीर में एक सभा उन्होंने जो कहा और जो किया, वो काफी है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस कर लेगी वहां काम। पीडीपी कैंडिडेट्स खड़े नहीं कर रही है। काफी चीजें पक्ष में हैं वहां जम्मू कश्मीर के। तो अब आप बताइए, पूछिए कि जम्मू में, लद्दाख में 6 नए जिले बनाने की अभी क्या जरूरत थी? जी, यानी आप, ये लोग क्या है, लोगों के मन में शंका अपने आप पैदा करते हैं, लोग नहीं करना चाहते। डराने का काम ये लोग खुद करते हैं।
और फिर पिक्चर प्रसारित करते हैं, बछड़े को प्रेम कर रहे हैं। अब लोग जानते हैं कि ये डराने की मुद्राएं रहती है, तो ये प्रेम का पिक्चर क्यों प्रसारित कर रहे हैं? बताना चाहते हैं कि भाई मेरी मुद्रा वो नहीं है, मैं लोगों को प्रेम करने लगा हूं, वो ये बताना चाहते हैं। तो लोग पूछ रहे हैं कि 2029 तक ये बछड़ा कितना बड़ा हो जाएगा, तो वो भी एक सवाल है। जी, तो ये तस्वीर है, जी, ये वीडियो हाँ जो इन्होंने शेयर किया था। जी हाँ हाँ, बिल्कुल आप देख रहे हैं कि किस तरह ये, इसको कहते हैं पलायनवाद, इसको एस्केपिज्म कहते हैं। ये प्रेम नहीं कर रहे हैं, वो भाग रहे हैं, इस चीज से, रियलिटी से भाग रहे हैं, ऐसा है और कुछ नहीं है। तो इसलिए लोग आपने देखा होगा ना पुराने पिक्चर्स में कि वो किसी पक्षी को हाथ पे बिठाने की कोशिश करते हैं, मोर को दाना खिला रहे हैं, ये तमाम चीजें जो पहले करते थे। तो अब ये नया इन्होंने माता को भी लिया है बीच में, क्योंकि हरियाणा में माता बहुत चलती है और चुनाव भी है अभी उसी और समय। चुनाव भी है। हाँ, तो इनको, जी हाँ, तो वो सारी चीजें, उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ की जरूरत पड़ती है, यहाँ माता जी की जरूरत पड़ रही है। बिल्कुल। और आप जो क्योंकि एक, जी, आप जो अभी बोल रहे थे 370 का जिक्र नहीं किया है उन्होंने, प्रधानमंत्री ने डोडा में अपने भाषण में बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने जो कहा है 2-4 लाइन में पढ़ के सुना देता हूँ। कह रहे हैं कि आजकल ये लोग संविधान को अपनी जेब में रखते हैं, ये दिखावा ये अपने काले कारनामों को छिपाने के लिए करते हैं। हकीकत क्या है ये जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा जानता है। इन लोगों ने बाबा साहेब के बनाए संविधान की आत्मा को नोच दिया था, वरना क्या कारण था कि हमारे जम्मू कश्मीर में 2 संविधान चलते थे? क्यों यहाँ के लोगों को वो हक नहीं मिलता था जो बाकी देश में मिलता था? क्या कारण है कि हमारे यहाँ पहाड़ी भाई बहनों को इतने वर्षों आरक्षण नहीं मिला? जम्मू कश्मीर में ये SC ST और OBC का नाम तक नहीं लेते थे। ये बातें यहाँ आरक्षण, फिर बाकी और 2 संविधान, लेकिन ये हिम्मत करके 370 नहीं बोल पाए। जब आप 2 संविधान तक आ गए, बाबा साहब तक आ गए, तो 370 भी बोल देते, वो नहीं बोल पाए। वेल क्राफ्टेड स्ट्रेटेजी है कि इतना विरोध हो रहा है वहाँ बीजेपी का घाटी में और जम्मू में भी, जो इतना डरे हुए हैं बीजेपी के लोग कि सीटें मिलेंगी कि नहीं मिलेगी। तो मोदी जी एक पलायन का जो रास्ता होता है वो अपना रहे हैं कि यार यहाँ से भाषण दो और भागो। ऐसा है कि लोग ये नहीं कहें कि हम इलेक्शन कैंपेन नहीं कर रहे हैं, ऐसा है। उनका मन अब यहाँ नहीं है राजीव जी, अब वो विदेशों में बसता है उनका मन, वो यहाँ है ही नहीं। अब वो जाने वाले हैं।